नमस्कार, मैं आज श्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तमाम बड़ी खबरों में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संविधान दिवस 2025 के उपलक्ष्य में लोक भवन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संविधान की उद्देशिका का सामूहिक शपथ पाठ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं भी दी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। संविधान दिवस पर आयोजित आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री धर्मपाल सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, मंच पर उपस्थित और पूरे सभागार में उपस्थित हमारे सभी अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग तबके से उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, आज भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने की अमृत महोत्सव का समारोह है। 2015 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करती है। मैं सर्वप्रथम इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को इस अमृत महोत्सव वर्ष पर, जो संविधान के 75 वर्ष यानी संविधान के निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुए थे, और आज संविधान दिवस की भी हृदय से बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जैसे कि आपने पूर्व के वक्ताओं को और जो एक शॉर्ट फिल्म यहां पर दिखाई गई है उसमें भी देखा है। भारत का संविधान 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव के उपरांत गठित एक संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उनकी अध्यक्षता में बनी हुई संविधान सभा ने जो अलग अलग समितियां बनाई थी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इस संविधान को कितनी धाराओं में, कितने उपबंधों में कैसे संयोजित करना है, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसा कि यहां पे बताया भी गया कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारत के संविधान के निर्माण में लगे, और भारत के संविधान निर्माण में जिन भी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया और उस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इसमें अपना सहयोग किया, आज उसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान, भारत की अनेकता को एकता में जोड़ने वाला संविधान अगर किसी के पास है
तो हम सब भारतवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित इस संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने उस समय भी जब इस संविधान की मूल प्रति को लेकर के उनकी समिति संविधान सभा के पास गई थी, उस समय भी उन्होंने इस बात को कहा था कि यह संविधान एक दस्तावेज है जो भारत की विविधता को एकता में जोड़ने में सदैव एक मार्गदर्शिका के रूप में पूरे देश का नेतृत्व प्रदान करेगी। और हम सब भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि संविधान लागू होने के यह अमृत महोत्सव वर्ष वर्तमान में चल रहा है और संविधान अंगीकृत किए जाने का अमृत महोत्सव वर्ष का समारोह आज यहां पर आयोजित है। और इस अवसर पर हम लोग यहां पे इस आयोजन के साथ जुड़े हैं। हर संस्था में, हर पंचायत में इस प्रकार के आयोजन करके संविधान की प्रस्तावना का वाचन सभी संस्थाओं के द्वारा करने का एक प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में संविधान दिवस के पीछे पूरे देशवासियों को इस बात के लिए प्रेरित किया था। अक्सर होता है कि हम में से हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के बाद स्वतंत्रता की उस वास्तविक कीमत को विस्मृत किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने स्वाधीनता की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखा, हमने उन क्रूर यातनाओं को नहीं सहा। परिणाम क्या है? हर व्यक्ति केवल अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन अधिकार तब संरक्षित होते हैं, अधिकार तब सुरक्षित होते हैं और अधिकार संपन्न कोई व्यक्ति तब होता है जब वह स्वयं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आदत डाले। कर्तव्य के बगैर अधिकार नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने भी कर्तव्य के बगैर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया है, वहां पर लोकतंत्र नहीं, वहां पर कोई ना कोई तानाशाह उस पूरी व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में लेकर के वहां के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रौंदता हुआ दिखाई देता है। लेकिन भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत ने अपने संविधान को हमेशा लागू होने के बाद सर्वोपरि मान करके सदैव इसको सम्मान दिया। अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अपने प्रतीकों को सम्मान दिया और संविधान की उन मूल भावनाओं को, जिन मूल भावनाओं पर आधारित भारत का संविधान बना हुआ है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। जब भी कोई देश अपनी इन मूल भावनाओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ता है, उसको विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की एक संकल्पना रखी। विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि हर भारतवासी के सामने जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर चुका होगा, अभी हम 75 वर्ष में, लेकिन 2022 में उन्होंने कहा था कि 75 वर्ष हमारे आजादी के पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन जब देश अपनी आजादी के 100वें वर्ष में जाएगा
तब हमें कैसा भारत चाहिए। अगर हमें विकसित और आत्मनिर्भर भारत चाहिए तो इसके लिए हर भारतवासी को चाहिए कि वो उन पंच प्रणों के साथ जुड़े, जो पंच प्रण हमें हमारे दायित्वों का एहसास करा सके। ये पंच प्रण जिसमें हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक था कि वह गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो। हर व्यक्ति के लिए आवश्यक था, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो कि वह अपने सैनिकों का सम्मान करें। हम सब सुरक्षित इसलिए हैं, यह देश सुरक्षित इसलिए है क्योंकि माइनस टेम्परेचर में भी हमारा सैनिक देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए वहां पर अडिग रूप से खड़ा है। हम रात्रि को सुरक्षित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि पुलिस का जवान निरंतर अपनी सेवाओं को दे रहा है। हमें यूनिफॉर्मधारी अपनी सेना, अर्धसेना, पुलिस बल के जवानों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति कहीं गलती करता है, उसके लिए पूरी व्यवस्था को कोसा नहीं जाना चाहिए। गलती का परिमार्जन करने का अवसर उन्हें देना चाहिए, और अगर कोई तब भी बार बार गलती करता है तो उसका परिमार्जन का अवसर उन्हें देते हुए उन्हें इस पर प्रभावी कदम उठाने के लिए कहना चाहिए। लेकिन हम उसके लिए पूरे सिस्टम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अक्सर होता क्या है, हम लोग इन चीजों के लिए लोगों को कोसते हैं। अक्सर होता है कि अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए हम लोग सामाजिक विद्वेष की खाई को चौड़ा करने का प्रयास करते हैं। एकता और एकात्मता के लिए जो प्रयास होने चाहिए, जो हमारा दायित्व भी होना चाहिए, यह हमारी एक नैतिक संवैधानिक दायित्व भी है और राष्ट्रीय दायित्व भी कि हम समाज की एकता और एकात्मता के लिए कार्य करें। यह भी उन पंच प्रण का हिस्सा होना चाहिए। हम अपनी विरासत का सम्मान करें। विरासत का सम्मान, भारत जैसे प्राचीन देश में हमारे पास एक भारी विरासत है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा भी है, और स्वाधीनता संग्राम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में हुए अलग अलग संघर्षों में जिन महापुरुषों ने, जिन बलिदानियों ने अपने आप को समर्पित करके भारत की एकता और अखंडता के लिए मिलकर के कार्य किया, यह भी हमारे पास आज भी एक धरोहर के रूप में है। और अंत में नागरिक कर्तव्य, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। याद करना, अगर हम भारत के संविधान का अपमान करते हैं तो यह अपमान बाबा साहब भीम अम्बेडकर का, भारत के संग्राम सेनानियों और बलिदानियों का अपमान है, उन गरीबों का अपमान है जिन गरीबों ने भारत के संविधान की ताकत के बल पर अपना लोकतांत्रिक अधिकार पाया है। उस आधी आबादी का अपमान है जिस आधी आबादी को भारत के संविधान ने पहले आम चुनाव के अंदर ही मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया था। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं था। दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र का उद्घोषणा करने वाले तमाम देशों में जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, मताधिकार की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्रवादी
उन्होंने अपने कुछ ही तबके को मत देने का अधिकार दिया था। दुनिया के तमाम बड़े देशों में जो आधुनिक लोकतंत्र पर अपना दावा करते हैं और उसका ठेकेदार बनकर के घूमते हैं, वे लोग अपने यहां आधी आबादी यानी महिलाओं को मत उन्होंने देने का अधिकार बहुत बाद में दिया। लेकिन भारत ने पहले दिन से ही हर वयस्क मतदाता को, अगर वह भारत का नागरिक है, किसी भी जाति का है, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला है, उसकी उपासना विधि कुछ भी है, अगर वह भारत का नागरिक है तो उस वयस्क मतदाता को मत देने का अधिकार भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया। भारत के अंदर बिना भेदभाव के संविधान लागू होने के साथ ही सामाजिक रूप से अस्पृश्य कहे जाने वाले दलित समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी भारत के संविधान ने दी। लखनऊ में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के डायमंड जुबली पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। स्काउट गाइड को और उत्तर प्रदेश स्काउट गाइड के अध्यक्ष और महासचिव को, यहां के मुख्य आयुक्त को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि 19वीं जमूरी का आयोजन उत्तर प्रदेश की धरती पे हो रहा है और यह आयोजन लगभग 61-62 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर आयोजित हो रहा है। याद करिए 1963-64 में जमूरी का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था और तब से यह अवसर उत्तर प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ। जब मेरे सामने डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने, डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने ये प्रस्ताव रखा और डॉक्टर अनिल जैन जी ने मुझे फोन से बताया कि आप लोग क्या नेशनल जमूरी का आयोजन करने के लिए गंभीर हैं, हमने कहा आज ही पत्र भेज रहे हैं और मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 19वीं जमूरी का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया है। 19वीं जमूरी उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि याद करिए उत्तर प्रदेश भारत की अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। याद करिए यह वही प्रदेश है जिस प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। आज ही श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भारत का भगवा झंडा आज श्री राम जन्मभूमि पर ध्वज का आरोहण के साथ लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही धरती है जिस धरा पर राम ने जन्म लिया। ये वही धरा है जहां लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अपनी लीलाओं को भी रचा। ये वही धरा है जिस धरा पर महात्मा बुद्ध ने पहला ज्ञान भी दिया। उत्तर प्रदेश की धरती महात्मा बुद्ध के राज्य की धरती है और महापरिनिर्वाण के साथ साथ भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास भी उत्तर प्रदेश की धरती में व्यतीत किए। ये वही धरती है जहां 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ। उत्तर प्रदेश
कई जैन तीर्थंकरों की भूमि है। प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव अयोध्या की धरती में पैदा हुए थे। उत्तर प्रदेश ये वही धरती है जिस धरती ने, याद करिए, ये वही धरती है जिस धरती पर मात्र 23 वर्ष की उम्र में 1857 में देश की आजादी के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हुंकार भरी थी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ समय एक ही संकल्प लिया था कि मैं अपनी झांसी विदेशी हुकूमत को नोचने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी। ये वही ऊर्जा है जिस ऊर्जा का आह्वान करने के लिए आज हम सब इस जमहूरी के माध्यम से आपके पास आए हैं। उत्तर प्रदेश ये वही धरती है जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों ने, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने देश की आजादी की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया था। और ये वही धरती है जिस धरती में स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा युवा निवास करता है। भारत का सबसे अधिक युवा किसी प्रदेश में निवास करता है तो वह उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश की इस धरा पर 19वीं जमहूरी इस दृश्य अत्यंत आह्लादकारी है। हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव के फौजी नायक गोविंद यादव शहीद हो गए। सोमवार को सेना की ओर से आई सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मंगलवार को जब पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा क्षेत्र शहीद गोविंद अमर रहे के नारों से गूंज उठा। कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव निवासी गोविंद यादव वर्ष 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में नायक के पद पर थी। आपको बता दें, सेना ने सोमवार सुबह फोन कर परिवार को उनकी शहादत की जानकारी दी। परिजनों के अनुसार सूचना मिलते ही घर में चीख पुकार मच गई। माता पिता, भाई बहन और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पार्थिव शरीर सैन्य वाहन से गांव पहुंचा तो हजारों ग्रामीण और आसपास के लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। शहीद के अंतिम संस्कार की तैयारी सेना और जिला प्रशासन के मौजूदगी में की गई है। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि गोविंद गांव के सबसे शांत और मिलनसार युवकों में से एक थे और हमेशा देश सेवा के प्रति समर्पित रहते थे। उनकी शहादत से गांव ही नहीं पूरे जिले में शोक की लहर उमड़ पड़ी है। आज हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा दुखद विषय है और हमारे जो कुसमरा ग्राम है उसमें गोविंद सिंह यादव जी जो आर्मी में थे, सैनिक थे और वो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। तो आज उनका पार्थिव शरीर सेना के कमांड में और आज गांव पहुंच रहा है। तो आज सारे लोग उन्हीं को रिसीव करने और उसी में आए हुए हैं उनके अंतिम संस्कार की और सारी प्रक्रियाएँ जो भी आर्मी के दिशा निर्देश होंगे उस स्तर पर वो पूरे संपन्न किए। क्या नाम है? रमन सिंह आज़ाद, प्रदेश प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।